हम में से बहुत सारे लोग मैथ बचपन में से अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, या हो सकता है वो मैथ में कमज़ोर रहे हों। हम में से बहुत सारे लोग इंग्लिश में भी कमज़ोर हैं। तो अगर आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट में कमज़ोर हो और आपको डीएलएड का एग्ज़ाम फेस करना है, या हो सकता है आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आपका बैक लग गया हो किसी भी गलती की वजह से, तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तो मैं उनसे रिलेटेड कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं, जो कि आप एग्ज़ाम में अगर फॉलो करोगे तो आपको बैक लगाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, आप बिल्कुल पास हो जाओगे। उन टिप्स को ध्यान से सुनना और समझना है। अगर आप ऐसे चीज़ों से गुजर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको प्रॉब्लम होती है मैथ में एंड इंग्लिश में। आज हम दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि लिखा गया है कि मैथ जो होता है वो आपका 25 नंबर का आता है एंड इंग्लिश इज ऑल्सो 25 मार्क। ठीक है, तो इंग्लिश भी कितने नंबर की आती है? तो आपकी 25 नंबर की आती है। अब उसमें 3 तरह के कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट इज दैट क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है, वो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है, जिसमें कितने प्रश्न आते हैं? 6 प्रश्न आते हैं। एंड याद रखना, ये सारे जो होते हैं ये केवल 1 मार्क के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 1 मार्क के होते हैं। 1 मार्क ये भी होता है। एंड जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है ये होता है 2 मार्क का। तो यहाँ से देखो, अगर ये 7 क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब 14 नंबर यहाँ से मिलेगा, 6 नंबर ही आपको यहाँ से मिलेगा और 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। और 14 6 5 11 और 14 कितना हो जाएगा? 25 नंबर हो जाएगा। तो आपको कहाँ फोकस करना है वो देखना ध्यान से। देखो, मैं एकदम जीरो लेवल में बता रहा हूँ। सपोज करो आप एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम में बैठे और आपको एक अक्षर नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो? देखो, 2 काम कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो अपने अगल बगल के जो बच्चे हैं उनसे एक अच्छा सा माहौल बना के रखो, उनसे दोस्ती का माहौल बना के रखो। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब वो बच्चे ऑब्जेक्टिव कर रहे होंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। फर्स्ट केस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना नहीं होता है, और जहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है वहां सिर्फ डायरेक्ट आंसर देना होता है। तो अगर अपने अगल बगल या क्लास में 2-4 डेस्क के इधर उधर अच्छा माहौल बना के रखोगे तो उसमें से जो बच्चा अच्छा होगा उससे कांटेक्ट रखो। वो सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के थ्रू नंबर बताएगा। याद रखो कैसे कोडिंग के थ्रू होता है नंबर। आपके जो 5 क्वेश्चन होंगे उन 5 क्वेश्चन के विकल्प इस तरह से दिए होंगे, 1 2 3 और 4, इस तरह से 5 क्वेश्चन के विकल्प दिए होंगे। ठीक है, अब सपोज करो पहले क्वेश्चन का पहला विकल्प सही हो गया, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सही हो गया, तीसरे क्वेश्चन का चौथा सही हो गया और 5वें क्वेश्चन का फिर तीसरा सही हो गया एंड चौथे क्वेश्चन का तीसरा सही हो गया और 5वें क्वेश्चन का दूसरा सही हो गया। तो अब इन 5 क्वेश्चन की कोडिंग सिर्फ सेकंड में डिलीवर हो सकती है। और जो बच्चे जिनको मैथ्स नहीं आती है या जो लोगों की मैथ्स आती है वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। आपके हेल्प से हो सकता है कोई पास हो जाए, तो उससे आपका कोई घाटा नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोडिंग हम तैयार करें तो इसकी कोडिंग 1 हो गई, इसकी कोडिंग 2 हो गई, इसकी कोडिंग 4 हो गई, इसकी कोडिंग 3 हो गई और इसकी कोडिंग 2 हो गई। आप डिलीवर कर दो 124-32 सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि आप ही की क्लास के सारे बच्चे आपके साथ एग्जाम देने जाते हैं। ये द मोस्ट पॉजिटिव आपके डीएलएड के एग्ज़ाम का प्रॉफिट है। तो याद रखो कि अपने उन क्लास के बच्चों के साथ अच्छा सा माहौल बना के रखो। कोडिंग आपको क्या डिलीवर करना है? 124-32 वो लोग सब एक किनारे से फर्स्ट क्वेश्चन का पहला, फिर 124-32 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट का पहला, सेकंड का दूसरा, थर्ड का चौथा, फिर इस तरह से चौथे का तीसरा और 5वें का दूसरा। तो 124-32 जब आपने डिलीवर कर दिया, 5 क्वेश्चन उनके बन गए, यानी 5 नंबर उनको मिल ही जाना है। और उन बच्चों की हेल्प करके इनको पास करवाने में बहुत हेल्प कर सकते हो। अब ये 5 क्वेश्चन मिल ही जा रहे हैं। मैं क्यों इन पे फोकस करवा रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि 2 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, इनको आपको लगाना ही लगाना है। जो 1 नंबर के क्वेश्चन है इनको बिना लगाए आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अब इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इन 6 क्वेश्चन के आंसर डिलीवर हो पा रहे हैं, अब देखो यहाँ आसानी है डिलीवर करने में, लेकिन बाकी इसके क्वेश्चन के आंसर, जैसे इसमें क्या होगा, इसमें आंसर ऑब्जेक्टिव में तो दिया नहीं होगा, तो कोडिंग तो हम भेज नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक एक क्वेश्चन के आंसर धीरे धीरे अपने से पीछे वाले बच्चे को ट्रांसफर कर दो। मतलब 6वें का आंसर आया 2x, तो आप बोलो 6वां 2x है।
छठवां क्या है 2x है। तो इस तरह से वो डिलीवर कर देगा, सबके पास पहुंच सकता है। इस सब तरीके से आप एक दूसरे की हेल्प करके उन बच्चों को भी पास करवा सकते हो, अपने उन दोस्तों को भी पास करवा सकते हो जो दोस्त आपके बचपन से, उनकी गलती थोड़े ना है, बचपन से वो मैथ नहीं पढ़े हैं, या अगर पढ़े होंगे तो क्लास 8 तक, या हो सकता है कि 10th तक, और आजकल का 10th कैसा होता है आप सबको पता है। तो उसके बाद वो छोड़ दिए हैं, आर्ट साइंस पढ़े हैं, तो 7 साल अगर किसी दूसरी फील्ड में आप चले जाओगे, फिर उसके बाद वापस आओगे, तो इतना आसान सा नहीं होता है कि हम उस चीज़ को फिर से पिकअप कर सकें अगर आप नहीं पढ़े हो। बट आई विल रिकमेंड कि अगर टाइम है आपके पास अभी से, तो आप अभी से इस सब चीज़ों को करना सीख लो, पढ़ाई करना सीख लो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हेल्प करना, अभी लग रहा होगा ना सर कौन हेल्प करेगा, तो इसी तरह से वहाँ पे कौन हेल्प करेगा उस सब चीज़ों के बारे में जान लो कि वहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी हेल्प हो सकती है तो सिर्फ इन 5 क्वेश्चंस में हो सकती है, आसानी से हो सकती है, अदरवाइज हेल्प नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो 6 क्वेश्चंस के जो नंबर हैं, जो आंसर हैं, उनको आपको ओरली डिलीवर करना है। अगर आप ओरली डिलीवर कर दिया और इन 6 में से मान लो 5 ही सही हो गए, 5 ही सही हो गए, क्योंकि 5 कितना हो जाएगा 10। अब आपको बचने के लिए सिर्फ 2 नंबर चाहिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 2 नंबर चाहिए। अब वो 2 नंबर कहाँ से आएंगे, तो अगर 7 क्वेश्चन में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको सही पता चल गया कहीं से भी, तो एक क्वेश्चन का आंसर देखो, ये अगर नहीं लगाते हो तो अगर सॉल्व बिना करे डायरेक्ट आंसर रख देते हो इन 7 में से, तो आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आप सॉल्व करके आंसर लिखते हो तो आपको 2 नंबर मिलता है। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं जैसा कि हम शुरू से दोनों में किए हैं, तो इसके लिए हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर सही मिलने चाहिए। अब 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन के आंसर सही मिल सकते हैं अगर आपका व्यवहार सही हो, खिलाओ पिलाओ अपने दोस्तों के साथ, व्यवहार बनाओ उनके साथ, आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये मैथ की प्रोसेस है, तब के लिए है जब आपको एक को अक्षर नहीं आ रहा है, एकदम 0 आ रहा है, तब की ये प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको आ रहा है तो आप पढ़िए, आप मैथ को लगाइए, और हाँ अगर आपको आ रहा है तो आप कैसे लगाओगे, उसके लिए जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बताऊँगा कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम किस तरह से लगाते हैं और कैसे 1 घंटे में ही उन सारे क्वेश्चंस को हम लगा देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है, इनटू नेगेटिव। अब ये लिख दिया नेगेटिव में चेंज करो, जैसे लिखा राम वर्क्स हार्ड, राम वर्क्स हार्ड। अब कुछ लोग टेंस पढ़ते नहीं है, मैं आपको बताऊं कि मेरी वीडियोस पे ऐसे ऐसे बच्चे पढ़े हैं जो पढ़ते ही नहीं है, उन्हें लगता है कि हम जानते ही नहीं, सब्सक्राइब करें लेकिन पढ़ते नहीं है। रीज़न जानते हो क्या है, उन्हें लगता है कि एग्जाम टाइम पे हम एक बार उठा के वीडियो पढ़ेंगे और आ जाएगा। अब आप खुद चेंज करके दिखा दो, जितने लोग वीडियो देख रहे हो इसको निगेटिव में चेंज करके दिखा दो। कैसे करोगे, नॉट लगा के चेंज होगा? नहीं, आपको पहचान आनी चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। तो जब आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आपको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा राम डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, राम डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, अब ये चीज़ें कैसे आएगी, जब पूरा टेंस आपको पढ़े रहोगे तब पता चलेगा कि भैया हाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस लगता है। कब लगता है, जब ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है। तो ये तरह के कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टेंस से काम चल जाएगा। एंड फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, वो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके देखो। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है, ये चीज़ें क्या होती हैं कि इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। देखो याद रखना, नंबर फर्स्ट एडजेक्टिव से आपके क्वेश्चन पक्का आएंगे, दूसरे प्रीपोजिशन से आपके क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लो अच्छे से जा करके, एंड तीसरा कंजंक्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। मैं गारंटी देता हूं यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा तो मुझसे बताना, आपके 3 टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अगर क्वेश्चन उठेगा तो आपका नाउन से आ सकता है और प्रोनाउन से आ सकता है, लेकिन इन तीनों से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इनको नोट डाउन कर लो। तो ये रहा आपका 2 टॉपिक जो कि मैं पूरा डिलीवर कर चुका हूँ, जाके पढ़ो, तब सीखोगे कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप यहाँ कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते हो कि सर जी हम नोट लिख के चले आए थे हमारा नंबर मिल जाएगा। नहीं, इतना गंवार नहीं होता है एग्जामिनर। वो जब चेक कर रहा है इंग्लिश की कॉपी तो इंग्लिश पढ़ा है, जैसे ही देखेगा वर्क्स उसको पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में मतलब डज नॉट दिखना चाहिए, उसको नॉट ओनली नहीं दिखना चाहिए, मतलब केवल नॉट नहीं दिखना चाहिए, डज नॉट दिखना चाहिए। क्लियर?
तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एंड थर्ड थिंग, क्या इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसके बाद क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता है, वो आता है आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, वहाँ से भी आपके फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो अब टॉपिक्स में बता रहा हूँ, आपको पढ़ना क्या है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपके फिक्स क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका फिक्स क्वेश्चन आता है मेथड से। मेथड बहुत आसान है, जिसको मैं डिलीवर करूंगा एट द एंड ऑफ, जब आपका एग्जाम शुरू होने वाला रहेगा उसके 2 से 3 दिन पहले मैं डिलीवर करूंगा, क्योंकि वो सारी मेथड आप भूल जाओगे और भूलने के बाद अभी मैं डिलीवर करूंगा तो भूल जाओगे। उस समय डिलीवर करेंगे ताज़ा ताज़ा रहेगा और आपकी बहुत आसान पूछा जाता है कि इस मेथड के ओनर कौन थे या ये मेथड के फादर कौन थे, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आपको 2-3 नंबर पक्का मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके चक्कर में मत रहो, ये 3 नंबर आपका मिल ही जाएगा, इसके लिए परेशान मत रहो। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मेथड आता है। एंड अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको देखो एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकता है, एप्लीकेशन आ सकता है, या कोई लेटर लिखने के लिए आ सकता है। अब ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो अगर आप 12th की इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लो, 12th की इंग्लिश ग्रामर की यूपी बोर्ड की, ठीक है, तो भी वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आप आसानी से पढ़ सकते हो। सो आई विल रिकमेंड यू कि 12th की इंग्लिश ग्रामर की यूपी की बोर्ड की बुक ले लो और आपको वहीं से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये था, इंग्लिश में आपको कोई जुगाड़ नहीं ले सकता है, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जुगाड़ लग सकता है। इसी तरह से आप कोडिंग बना करके डिलीवर कर सकते हो, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने दोस्तों से सॉल्व हो सकता है। बट दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये तभी सॉल्व होंगे, और हाँ सुनो, बहुत आसान आसान चीज़ें पूछता है, ठीक है, और सिर्फ ब्लैंक फिल करोगे ना, ऐसे 2 लिख दोगे तो 2 ही नंबर दे देते हैं सब। इतने अच्छे अच्छे सवाल आते हैं आपके, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। प्रीपोजिशन जो है वो 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है। कंजंक्शन भी 1 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। एंड उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो भी पूछी जाती है। इसलिए इन सब कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करो। आई विल रिकमेंड कि 12th की इंग्लिश ग्रामर की यूपी बोर्ड की बुक ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था सेशन। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। एंड हाँ, एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दूं कि आपका एग्जाम कभी प्रमोट नहीं होगा। मैं सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूँ, भले आपको थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा। आप अदर चैनल्स पे जाओगे, बस वहीं पे आता है जानिए कब आपका एग्जाम होगा। ये सब चीज़ें देख देख के बस आप चैनल देखते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ उतना टाइम वेस्ट करने की जगह पे आप कम से कम पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम में बैठोगे तो चाहे भले आपका 1 सेमेस्टर प्रमोट होगा, दूसरा सेमेस्टर तो आपको देना ही है ना। उसके लिए आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रमोट हो सकता है, सेकंड तो देना पड़ेगा, थर्ड प्रमोट हो सकता है, फोर्थ देना पड़ेगा, लेकिन प्रमोट नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। और आप लिख लेना, देख लेना, आप ही भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे। फालतू के चैनल्स पे या कहीं भी जाओ तो ये न्यूज़ के चक्कर में मत जाओ, आप पढ़ाई के चक्कर में जाओ, चाहे जितने चैनल पे जाओ, लेकिन न्यूज़ के चक्कर में कभी भी टाइम मत वेस्ट करो। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।